नमस्कार, मैं अजय पटेल, छत्तीसगढ़ी विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ी का भाषा विज्ञान, जिसमें हम भारतीय आर्य भाषाओं नामक शीर्षक पर चर्चा करेंगे। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि भारत में आर्य भाषा की भूमिका किस प्रकार रही। भारत में आर्यों के आने के बाद से उनकी भारतीय आर्य भाषा का इतिहास शुरू होता है। इस संबंध में सबसे पहले उन लोगों के संबंध के बारे में कुछ जानकारी अपेक्षित है जो आर्यों के आने के पूर्व भारत आ चुके थे। इसके साथ ही यह विचारणीय है कि आर्यों के आगमन के संबंध में क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ भारत में भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका भी है। भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन में हम जानेंगे कि भारत में आर्यों का आगमन किस प्रकार से हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन भारतीय आर्य, ईरानियों एवं दरद लोगों के अलग होकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी एवं पश्चिमोत्तरी सीमा से भारत में प्रविष्ट हुए। इस प्रसंग में एक प्रश्न उठाया गया है कि वे एक बार में ही आए थे या कई बार में। भारत में आर्यों के आगमन पर हार्नेले ने एक पच्चर सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार हार्नेले का कहना है कि वे 2 बार भारत आए। पूर्ववर्ती आर्य मध्य प्रदेश में आ बसे, बाद में आने वाले आर्यों ने आकर उनका स्थान ले लिया और पूर्वागतों को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में ढकेल दिया। इसे आर्यों के आगमन का पच्चर सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार पूर्ववर्ती आर्य भौगोलिक दृष्टि से बाहरी हो गए तथा परवर्ती आर्य भीतरी। हार्ने का यह भी विचार था कि ये परवर्ती आर्य ही वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। प्रायः हार्ने ने इस सिद्धांत के साथ गलती से ग्रियर्सन का नाम जोड़ दिया और दोनों को मिलाकर इसे हार्ने का ग्रियर्सन का 2 आक्रमणों वाला सिद्धांत कहा गया। हार्ले के अध्ययन के पश्चात ग्रियर्सन ने इसका स्पष्ट शब्दों में विरोध करते हुए कहा कि 2 अलग-अलग आक्रमणकारी की कल्पना को मैं अनावश्यक मानता हूँ। ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि इनके भीतरी और बाहरी 2 वर्ग बनते हैं। उनका कहना था कि बाहरी शाखा की भाषाएं अनेक भाषिक बातों में भीतरी शाखा से अलग है। इस प्रसंग में उन्होंने यह भी संकेत किया कि बाहरी शाखा जिन बातों में भीतरी से अलग है, उन्हीं में वह दरद भाषाओं के समीप है। इसका आशय यह है कि बाहर तथा दरद लोगों के मूलतः एक वर्ग होने की संभावना है। मित्रों, इस स्लाइड में हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है। मित्रों, भारतीय आर्य भाषा का आरंभ बहुत निश्चित काल से देना तो संभव नहीं है, किंतु मोटे ढंग से यह माना जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका प्रारंभ हुआ। तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु लगभग 3500 वर्ष हो चुकी है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर यह भारतीय आर्य भाषा की इस लंबी आयु को 3 कालों में बांटा गया है और तीनों कालों में आर्य भाषा को 3 नामों से अभिहित किया गया है, जिनमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरे नंबर पे मध्य भारतीय आर्य भाषा, जिसे हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तथा तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1000 ईसा से आज तक चली आ रही है। मित्रों, इस स्लाइड में भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन से सर्वप्रथम काल प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का हम अध्ययन करेंगे। आर्य जब भारत आए, उस समय उनकी भाषा ईरानी बहुत अधिक अलग नहीं थी। इसके कारण आर्य कदाचित बहुत लंबे समय तक ईरान में रहे। बाद में एक शाखा ईरान में रह गई और एक भारत चली आई। इन दोनों शाखाओं के बीच की भाषाई दृष्टिकोण से प्राचीनतम ग्रंथ अश्वेता और ऋग्वेद है।
जिसमें भाषाई समानता बहुत दूर नहीं और बहुत करीब नहीं, अर्थात हम मान सकते हैं कि ये एक दूसरे से मिलती-जुलती हैं। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संहिताओं में मिलता है, जिसका काल मोटे रूप से 1200 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। यद्यपि इनमें भाषाई एकरूपता नहीं है, जैसे ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडलों की भाषा बाद की है और शेष 8 की भाषा पुरानी है। यह पुरानी अपेक्षाकृत अश्वेता के निकट है और यह भी इन दोनों संहिताओं की भाषा बोलचाल की भाषा से अलग है। काव्य भाषा, जिसे हम साहित्यिक भाषा कह सकते हैं। ऋग्वेद के अतिरिक्त इस समय भाषा का और कोई आधार नहीं मिलता। इसका कारण पूर्व वाग्मय भाषा ही प्रचलित नहीं रही थी। आर्य जब सिंधु के आगे बढ़े, तब ब्राह्मणों उपनिषदों को उनकी कुछ बोलचाल की भाषा आ जाती थी। ध्यान रहे, ऋग्वेद का समय 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस समय आर्यों का केंद्र मध्य प्रदेश हो चुका था। इस भाषा का काल 900 ईसा पूर्व माना जाता है। इसी का विकसित रूप 700 ईसा पूर्व के बाद का है, जो व्याकरण नियमानुसार स्थापित की गई। संस्कृत रचित पाणिनि ग्रंथ अष्टाध्यायी इस विकसित भाषा के नजदीक है। पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व भाषा को ऐसा व्याकरणिक रूप दिया जिसमें संस्कृत परिवर्तित होना बंद सा हो गया, जिसे हम आज संस्कृत का मूल रूप कहते हैं। अब यह साहित्य एवं धर्म तक सीमित हो गई है, लेकिन बोलचाल की भाषा के परिप्रेक्ष्य चलता रहा और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, हिंदी आदि आधुनिक आर्य भाषाएं होती चली आईं। इस स्लाइड में हम प्राचीन भाषा के दो रूप का अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के दो रूप हैं, जिसमें से एक वैदिक साहित्य और एक लौकिक साहित्य। वैदिक की अगर हम बात करें, इसे प्राचीन संस्कृत, वैदिकी, वैदिक संस्कृत या छंदस आदि नामों से पुकारा जाता है। संस्कृत का यह रूप वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों, अरण्यों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि में मिलता है। इन सभी में भाषा का कोई एक सुनिश्चित रूप नहीं है। जैसा कि ऊपर में संकेत किया जा चुका है कि वैदिक साहित्य में इस भाषा का विकास होता दिखाई पड़ता है, फिर भी कुछ ध्वन्यात्मक एवं व्याकरणिक बातें ऐसी हैं जिनको वैदिक की सामान्य विशेषताएं माना जा सकता है। तत्कालीन बोलचाल की भाषा इसके समीप रही होगी, किंतु इसका यह आशय नहीं है कि बोलचाल की भाषा के रूप में इसे सुरक्षित माना जाए। अगर हम लौकिक की बात करें, लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत के बाद विकसित हुई। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का परिष्कृत एवं नियमबद्ध रूप कहा जाता है इसे। इसे पाणिनि के व्याकरण से व्यवस्थित किया गया है। यह भाषा जनजीवन, साहित्य और विद्वत परंपरा में परिनिष्ठित हुई। इसमें व्याकरणिक स्थिरता, समासों की अधिकता तथा ध्वनि रूप की सरलता दिखाई देती है। रामायण और महाभारत इसके प्रमुख आधार ग्रंथ हैं, जबकि वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भाष्य तथा दंडी जैसे रचनाकारों ने इसे समृद्ध किया। कुल मिलाकर लौकिक संस्कृत भारतीय साहित्य, संस्कृति और ज्ञान परंपरा की परिपक्व एवं मानक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण अगर हम देखें तो उसमें द्वितीय आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का द्वितीय चरण मध्यकालीन आर्य भाषा काल के नाम से जाना जाता है। अब तक संस्कृत व्याकरणिक नियमों की अतिशयता एवं कठोरता के कारण जनभाषा से भिन्न हो चुकी थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में जनभाषा पर आधारित वैदिक एवं लौकिक भाषा, ये दोनों रूप साहित्य में प्रयुक्त हुए हैं। दूसरे रूप में लौकिक संस्कृति को पाणिनि ने अपने व्याकरण में जकड़कर उसे सदा सर्वदा के लिए एक स्थायी रूप दे दिया, किंतु जनभाषा भला इस बंधन को कहाँ मानती है। वह अबाध गति से परिवर्तित होती रहती है, बढ़ती रहती है। इस जनसभा या जनभाषा के मध्यकालीन रूप को 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक अर्थात 1500 वर्ष का है। इसे मध्यकालीन आर्य भाषा की संज्ञा दी गई है। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है।
जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इसका नाम प्राकृत से भी जाना जाता है, अतः इसके 3 विभाजन समग्र आते हैं, जिसे पाली कहा जाता है, प्राकृत कहा जाता है और अपभ्रंश कहा जाता है। अगर हम प्रथम प्राकृत की बात करें, जिसे हम पाली के नाम से जानते हैं, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक चली यह। द्वितीय प्राकृत की अगर हम बात करें, जिसे हम प्राकृत कहते हैं, 1 ईसा से लेके 500 ईसा तक चला, तथा तृतीय भी इसका वर्गीकरण हुआ। तृतीय प्राकृत जिसे हम कह रहे हैं, उसका नाम अपभ्रंश पड़ा, 500 ईसा से 1000 ईसा तक चला। अब हम प्रथम प्राकृत जिसे हम पाली के नाम से जानते हैं, इसके कुछ तथ्य देखते हैं। एक मत के अनुसार वैदिक और संस्कृत आदि की तुलना में यह पल्ली गांव में की भाषा थी और पाली शब्द पल्ली का ही विकसित रूप है, जिसका अर्थ होता है गांव की भाषा, अर्थात पाली भाषा। विद्वानों ने इसे गांव की भाषा का दर्जा दिया है। अगर हम द्वितीय प्राकृत अर्थात प्राकृत की बात करें, मध्यकालीन आर्य भाषा के प्रारंभ में पीछे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार किया गया है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जनभाषा का संस्कार करके जब उसे संस्कृत संज्ञा में विभूषित किया गया, तो वह जनभाषा जो उसकी तुलना में असंस्कृत थी और पंडितों में प्रचलित इस भाषा के विरुद्ध जो प्राकृत या सामान्य लोगों में बोली जाती थी, सहज ही प्राकृत नाम की अधिकारिणी बन बैठी। प्राकृत शब्द के 2 अर्थ हैं। पहले अर्थ में यह 5वीं सदी से लेकर 1000 ईस्वी तक इस भाषा को हम प्रथम प्राकृत पाली और अभिलेखी प्राकृत से जानते हैं। वहीं द्वितीय प्राकृत भारत में और भारत के बाहर प्रयुक्त में अपभ्रंश तथा तथाकथित अवहट्ट आती है। केवल द्वितीय प्राकृत के लिए भी यह प्राकृत शब्दों का ही प्रयोग किया गया। इस स्लाइड में हम अध्ययन करेंगे कि प्राकृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके कौन-कौन से ऐसे मत हैं जो प्रचलित हैं तथा उनका निष्कर्ष क्या निकलता है। कुछ लोग इसकी व्युत्पत्ति प्राकृत अर्थात संस्कृत से पहले की मानते हैं, वहीं दूसरे शब्दों में प्राकृत नैसर्गिक प्रकृति या अकृत्रिम भाषा है। इसके विपरीत संस्कृत कृत्रिम या संस्कार की भाषा है। नामी साधु ने काव्यालंकार के टीका में लिखा है, प्राकृतेति सकल जगज्जनुताना व्याकरणादिभिर्नाहत संस्कारः सहजो वचन व्यापारः प्रकृतत्र भववा प्रकृतम। इस रूप में प्राकृत पुरानी भाषा हुई और संस्कृत उसके संस्कार से बनाई हुई बात की भाषा। वहीं एक दूसरा मत है कि संस्कृत तत्र भव प्राकृत भेच्युत, प्रकृति ही संस्कृत तत्र भव तदागत वा प्राकृतम हेमचंद्र। ये दोनों मत एक दूसरे के विरोधी हैं। वस्तुतः ये अपने अपने स्थान पर ठीक प्रतीत होते हैं। यदि हम उस जनभाषा को प्राकृत कहते हैं जिसका परिनिष्ठित साहित्यिक रूप संस्कृत है, वहीं दूसरे शब्दों में जैसे संस्कृत उत्पन्न, तो पहला मत ठीक लगता है, अर्थात प्राकृत संस्कृत की जननी है। 1500 वर्षों की इस प्राकृत भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जिसका हम आगे की स्लाइड में अध्ययन करेंगे। इस स्लाइड में हम मध्यकालीन आर्य भाषा का तीसरा वर्ग, जिसे हम अपभ्रंश के रूप में जानते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषा का तृतीय उत्थान अपभ्रंश के रूप से भी जाना जाता है। इसे प्राकृत का स्वाभाविक विकास कहा जा सकता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। प्राकृत की तुलना में भी जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया था, उसे पंडितों ने अपभ्रंश या अपवह नाम से अभिहित किया। अपभ्रंश प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। कुछ थोड़े से लोगों की यह धारणा है कि अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी नहीं है, अपितु वह भी प्राकृत कालांत का एक क्षेत्रीय भाषा है या एक प्राकृत है, किंतु ऐसी संभावना नहीं है। अपभ्रंश प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है तथा हर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का किसी न किसी अपभ्रंश से जन्म हुआ
है। भाषा का अर्थ अपभ्रंश नाम के प्रयोग में 6वीं सदी से मिलने लगता है। इस स्लाइड में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का अध्ययन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ। यह विकास अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से संभव हुआ। आधुनिक भाषाओं में भारतीय साहित्य रचना तो 1100 ईस्वी में या उसके बाद शुरू हुई, किंतु इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हो चुका था। वस्तुतः कोई भी भाषा जन्म लेते ही साहित्य की भाषा नहीं बनती है। भाषाओं के जन्म लेने के कई सौ वर्षों बाद की विभिन्न स्वीकृति मिलने के बाद ही उसमें साहित्यिक रचना बन पाती है। यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी तथा उड़िया इत्यादि का समावेश किया जा रहा है। इन्हें अपभ्रंश का स्वाभाविक विकास माना जाता है। पिछले स्लाइड में वर्गीकरण के आधार पर हम इस स्लाइड में हिंदी का अध्ययन करेंगे। हिंदी शब्द का संबंध प्रायः संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। कुछ लेखकों के अनुसार सिंधु शब्द को संस्कृत का ना मानकर द्रविड़ या किसी और पूर्ववर्ती भाषा का मानना, जहां से यह संस्कृत में आया है। सिंधु, सिंध नदी के आसपास के रहने वाले लोग वहां की आसपास की भूमियों को सिंधु कहने लगे थे तथा उसी से उस शब्द का उच्चारण प्रारंभ हो गया था। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंद और फिर हिंदू हो गया और इसका अर्थ सिंध प्रदेश हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों में से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा यह शब्द हिंद शब्द से धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक बन गया। इसी में ईरानी का इक प्रत्यय लगने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ होता है हिंद का। यूनानी इंडिका या अंग्रेजी इंडिका आदि इस हिंदिक के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भी हिंदिक का ही एक परिवर्तित रूप है, जिसका अर्थ होता है हिंदी का। इस प्रकार यह विशेषण है कि भाषा का अर्थ या फिर इस हिंद भाषा का अर्थ संज्ञा रूप में हिंद हो गया। इस स्लाइड में हम सिंधी भाषा का अध्ययन करेंगे। सिंधी आज पाकिस्तानी प्रदेश सिंध की भाषा है। इसे पाकिस्तानी आर्य भाषा कहना अधिक समीचीन होगा। इसके प्रमुख भाषा भाषी मुसलमान हैं। सिंधी ब्रायट की अपभ्रंश से विकसित हुई है। लिपि लंडा है, जो फारसी लिपि की विकृति है। प्रमुख 5 बोलियां विचोली, सिरैंकी, लारी, धनेली और कच्छी विचोली की साहित्यिक भाषा है। साहित्यिक नाम मात्र का है। भारत में सिंधी भाषी 20 लाख के करीब हैं। सिंधी फारसी लिपि का एक विकृत रूप जिसमें लिखी जाती है। वहीं हम लहंदा की बात करें तो यह पंजाबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है सूर्यास्त की दिशा अर्थात पश्चिम। पश्चिमी पंजाब इसका क्षेत्र है, जो आज पाकिस्तानी प्रदेश है। इसको भी पाकिस्तानी आर्य भाषा कहना अनुचित न होगा। लहंदा को पश्चिमी पंजाबी, जटकी, मुल्तानी, हिंदी की चिभाली इत्यादि नामों से भी अभिहित किया जाता है। इसके संबंध को कोई अपभ्रंश से जोड़ा जा सकता है। यह पैसाची भाषाओं की प्रभावित रूप है। इसका स्थान बहुत कुछ उर्दू भाषाओं ने ले लिया है। लहंदा की लिपि भी सिंधी की भांति लंडा है, किंतु प्रयोग फारसी लिपि में आती है। साहित्य के नाम पर केवल जन्म साखी आदि कुछ सिखों की धार्मिक रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इसके अंतर्गत 4 बोलियां हैं: केंद्री लहंदा, मुल्तानी, पोठवारी और धरनी। इसमें साहित्य लगभग ना के बराबर है। वहीं अगर हम बात करें पंजाबी या पूर्वी पंजाबी की, तो इसमें पश्चिमी हिंदी की से जहां अलग और लहंदा से मिली हुई, किंतु पाकिस्तान के साथ लहंदा से अलग हो जाने के बाद दोनों में स्पष्ट भेद हो जाता है। अभी इससे पैसाची भाषा का प्रभाव बिल्कुल नहीं हटा है। यह टक अपभ्रंश से विकसित हुई है। उपबोलियों में केवल जम्मू और कांगड़ा की बोली डोगरी उल्लेखनीय है, जो ठक्करी लिपि में लिखी जाती है।
अमृतसर के समीप की पंजाबी ही शुद्ध पंजाबी है। इसकी लिपि लंडा है जो अपूर्ण है। गुरु अंगद ने इसको सुधार कर गुरुमुख लिपि बनाई है। इस समय इसी का प्रयोग होता है। इस पर उर्दू और फारसी का विशेष प्रभाव था, किंतु आजकल हिंदी के प्रचार प्रसार में इसका प्रभाव कम हो रहा है। इसमें साहित्य का अभाव है और जो कुछ भी है उसका हाल कुछ ठीक नहीं है। नया पंजाबी साहित्य आज बड़े योग्य और समर्थ हाथों में है। आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण में हम अगले कड़ी में गुजराती का अध्ययन करेंगे। इसका क्षेत्र गुजरात, बड़ौदा और सीमावर्ती भूभाग है। पहले गुजराती और राजस्थानी एक ही थी और आज भी यह अभिन्नता बहुत कुछ पारस्परिक साम्य पर बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर तेसी तोरी का कहना है कि ईसा की 16वीं शताब्दी प्रारंभ होते होते इसने पृथक होकर अपना स्वतंत्र विकास किया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता अपने विकास क्रम को सुरक्षित रखने की है। वहीं अगर हम मराठी की बात करें, मराठी भाषा बोलने वाले अधिकतर महाराष्ट्र में रहते हैं। यह शब्द महाराष्ट्रीय से विकसित है। मराठी की उत्पत्ति महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। इसका क्षेत्र बंबई एवं बरार का प्रदेश तथा पूना और नागपुर के आसपास का भूभाग है। देसी कोंकणी, हल्बी आदि प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें नागपुर की देसी मराठी में साहित्यिक रचनाएं हुई हैं। वैसे इसके लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, किंतु सामान्यतः लिखने में मोड़ी लिपि काम करती है। मराठी की साहित्यिक परंपरा काफी पुरानी है। संत नामदेव और तुकाराम इसके प्रसिद्ध कवि हैं। शब्दों की दृष्टि में यह तद्भव बहला भाषा है, जिसकी विशेष प्रवृत्ति अनुरक्षण एवं संस्कृति मूलक शब्दों का निर्माण करती है। हिंदी और मराठी ने एक दूसरे को बहुत प्रभावित किया है। निर्गुण अद्वैत का प्रसार, सगुण भक्ति में ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्ति, सज्जनता, नीतिमितता तथा शील संरक्षण की रक्षा, उपदेश आदि विकारों में हिंदी साहित्य तथा मराठी साहित्य काफी समानित या समानता पाई जाती है। भाषाई वर्गीकरण का अध्ययन करते हुए हम अब उड़िया के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। यह उड़िया प्रदेश की भाषा है। प्राचीन काल में उत्कल की भाषा होने के नाते उसे उत्कली भी कहते हैं। इसके पुराने शिलालेखों में ताम्रपत्र के आधार पर ज्ञात है कि 13वीं सदी तक उड़िया बोली का रूप धारण कर चुकी थी। बहुत दिनों तक बांग्ला भाषा की एक बोली मानी जाती रही, किंतु अब इसका पृथक अस्तित्व स्वीकार हो चुका है। इसका विकास भी बांग्ला की भांति मगधी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें तेलुगु और मराठी के काफी शब्द मिलते हैं। साहित्य विशेष में कृष्ण को लेकर रचा गया है। लिपि उड़िया है जो काफी जटिल है। उड़िया शब्द सर्वप्रथम व्यवहार में कब हुआ, यह ठीक ठीक कहना तो मुश्किल है। भाषा तात्विक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह पता चलता है कि आर्य द्रविड़ और मुंडारी भाषाओं के मेल से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाषाई कड़ी में अगर हम अगले भाषा बंगला का अध्ययन करेंगे। बंगला भाषा आदि स्वरूप रचना 8वीं से 20 की बात कही जाती है। इसका साहित्य समृद्ध है। बंगाल का क्षेत्र गंगा का मुहाना और उसके पश्चिमोत्तर का दानी भूभाग है। पश्चिमी और पूर्वी दो प्रमुख विभाषाएं हैं। साहित्यिक बंगला का विकास पश्चिमी बंगला से हुआ है और यह आदर्श भाषा है। पूर्वी बंगला का मुख्य स्थान ढाका कुछ समय पूर्वी पाकिस्तान में सम्मिलित है। साहित्यिक बंगला में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। बंगला साहित्य आधुनिक भाषाओं में सबसे अधिक समृद्ध है। बंगला लिपि नागरी का ही एक विकसित रूप है। बंगाली उच्चारण की विशेषता अ का ओ का तथा स का श कर देना प्रसिद्ध है। गांव तथा नगर की बंगालियों की बोली बहुत अंतर है। मध्यकालीन बंगला काव्य पर हिंदी का प्रभाव काफी गहरा है। भाषाई क्रम में प्रस्तुत भाषा में अगली भाषा है असमिया। असम अथवा आसाम क्षेत्र की भाषा होने के नाते इसे असमिया असमिया कहते हैं। यह भी उड़िया की भांति बंगला के समीप होते हुए अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है।
कुछ ध्वनि चिन्हों के हेर-फेर से इसकी लिपि भी बंगला ही है। इसमें बंगला जैसा उत्कृष्ट साहित्य तो नहीं, किंतु कृष्ण संबंधी रचनाएं अवश्य उत्तम हैं। इतिहास संबंधी ग्रंथ इसकी अपनी विशेषता है, जो आज अन्य भाषाओं में प्रायः नहीं मिलते। यद्यपि असमिया भाषा की उत्पत्ति, इसकी वर्णमाला और लिपि विकास में आर्य भाषा का पूर्णतः सहयोग रहा, तथापि यह अपनी उद्गम भूमि की दूसरी भाषाओं के शब्दों और ध्वनि रूपों के प्रभाव से अपने अपने को मुक्त नहीं रख सकी। अतः असमिया वर्णमाला का उच्चारण दूसरी भाषाओं के वर्णमाला के उच्चारण से कुछ भिन्न है। इस संपूर्ण अध्ययनमाला से यह ज्ञात होता है कि भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास लगभग 3500 वर्षों में फैला हुआ एक निरंतर विकास क्रम से है। आर्यों के आगमन के साथ प्रारंभ हुई भाषा पहले वैदिक संस्कृत के रूप में प्रकट हुई, फिर पाणिनि द्वारा परिष्कृत होकर लौकिक संस्कृत बनी। समय के साथ जैन भाषाएं संस्कृत से अलग होकर प्राकृत और अपभ्रंश रूपों में विकसित हुईं तथा अंततः उनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमिया, उड़िया आदि का जन्म हुआ। इस प्रकार भारतीय आर्य भाषाएं एक ही मूल से विकसित होकर विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में विकसित हुईं या विभाजित हुईं, फिर भी उनमें आपसी समानता बनी रही। इन भाषाओं ने भारत की सांस्कृतिक एकता, साहित्यिक परंपरा और सामाजिक जीवन को समृद्ध किया है। अतः भारतीय आर्य भाषाएं केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की ऐतिहासिक निरंतरता और साहित्यिक धरोहर की महत्वपूर्ण आधारशिला है। मित्रों, आज की इस कक्षा में हमने भारतीय आर्य भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया और हमने जाना कि हमारी भाषाएं किस प्रकार से विकसित हुईं, उनका अस्तित्व कैसे बना और वर्तमान स्वरूप उनका कैसा है। चर्चा की कड़ी आगे भी जारी रहेगी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।